हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है एंड एल्गोरिदम क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए या हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एक इजिएस्ट लैंग्वेज में कहा जा सकता है। तो एक तरह का कोई भी तरह का एक इंस्ट्रक्शन हो जाता है या कोई भी एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में अपना काम करने के लिए या कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। विदाउट हार्डवेयर विदाउट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम है ही नहीं। जहाँ पे सॉफ्टवेयर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास हार्डवेयर है और आप चाह रहे हैं कि मैं उसको वर्किंग प्लेस में चीज़ें में लाऊं, तो जब तक सॉफ्टवेयर उसमें इनबिल्ट नहीं होगा या सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा, तब तक आपका वो कंडीशन वर्किंग नहीं करेगा। वो हार्डवेयर हार्डवेयर का ही रह जाएगा। आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप लोगों के पास, सबके पास व्हीकल्स होती है, उसमें कीज होती है और वो कीज सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट किया जाता है ताकि आपकी बाइक को बचाया जा सके। तो कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर आज के समय में हार्डवेयर का होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सॉफ्टवेयर का होना इम्पोर्टेंट है। और हार्डवेयर तभी काम करेगा जब तक सॉफ्टवेयर नहीं उसमें इंस्टॉल, और जब तक उसमें सॉफ्टवेयर से कोडिंग नहीं डाली जाएगी, इंस्ट्रक्शन नहीं डालेगा, तब तक वो वर्क नहीं करेगा। तो वो होता है सॉफ्टवेयर। आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट इज द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड प्रोग्राम जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एंड एग्जीक्यूट करने के लिए एक कोई भी स्पेसिफिक टास्क, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एक तरह का इंटेंजिबल कंपोनेंट है। इंटेंजिबल कंपोनेंट मीन्स क्या होता है, ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। इस तरह का ये कंपोनेंट्स है, इसको सिर्फ हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, बट इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर इज ए इंटेंजिबल कंपोनेंट्स है। ठीक है। जैसे हार्डवेयर को हम टेंजिबल कंपोनेंट्स कहेंगे क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि वो सॉलिड है, ये कैसा है। तो हम उसको जान सकते हैं। बट यहाँ पे ये इंटेंजिबल कंपोनेंट्स होता है जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं और वो जान सकते हैं कि इसमें क्या हम काम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल कंपोनेंट होता है। और विदाउट सॉफ्टवेयर हम हार्डवेयर को सिंपल कह कि हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा और कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है, और जिसका उपयोग जिसका उपयोग हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने में करते हैं या हम कोई स्पेसिफिक टास्क होता है उसको परफॉर्म करने में करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है। जैसे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें डॉक्यूमेंट बनाने में काम आता है। पावर पॉइंट हमें प्रेजेंटेशन बनाने में काम आता है। गूगल क्रोम हम वेब ब्राउजर है ये, जिसमें हम करते हैं अपनी वेब पेज को ओपन करने में काम आता है। ठीक है। जैसे ये नोट्स है, नोट्स में हम क्या करते हैं, हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इस सारी चीजों को करते हम देख सकते हैं कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेसिफिक टास्क करता है। अभी हम जैसे कि यहाँ पे एंड्रॉइड का सिंबल है, लोगोस है, एप्पल का लोगोस है। ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि करते हैं सॉफ्टवेयर में। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम रन ही नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर के करेक्टरिस्टिक्स पे। सॉफ्टवेयर के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें से मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स चुन के डाले हैं। पहला है इंटेंजिबिलिटी। सॉफ्टवेयर क्या है, इंटेंजिबल है, जिसको हम पहले ही मैंने कहा है कि इसको हम टच नहीं कर सकते। हम बस इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर में काम क्या होता है। तो ये इंटेंजिबल कंपोनेंट होता है। दूसरा आता है डेवलपमेंट, डेवलप डेवलपेबिलिटीज डेवलप अवेलेबिलिटीज। ठीक है। इसमें क्या होता है कि
जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डे बाय डे उसको डेवलप करते हैं नीड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो ये हरदम ही क्या है कि ये डेवलपमेंट फेज में होता है। इसके लिए कहते एक डेवलपर्स को कहते अपनी अवेलेबिलिटीज डे बाय डे इंक्रीज करनी पड़ती है और इम्प्रूव करनी पड़ती है, ताकि वो जो नीड्स है ऑर्गेनाइजेशंस का और जो नीड्स है सोसाइटीज में, उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके। मॉडिफेबिलिटीज होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कोई भी सॉफ्टवेयर में, तो उसके बग्स, उसकी अगर कोई अपडेशन पार्ट्स हैं या कुछ करना है, तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है और उसको एक अकॉर्डिंग टू द नीड्स बनाया जा सकता है। तो मॉडिफिटेबिलिटी क्या है कि चेंजेस उसके हिसाब से किए जाते हैं। यूजेबिलिटी है, विदाउट सॉफ्टवेयर आप ही को पता है कि विदाउट सॉफ्टवेयर कोई भी काम हुआ नहीं जा सकता है, तो इसको यूज उस बेस से बनाया जाता है जिससे इसे इजिली यूज किया जा सके। रिलायबिलिटीज, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप ऐसा बना दिए जिसको कहते कुछ ही लोग काम कर रहे हैं या कुछ ही लोग वर्क कर रहे हैं। वो ऐसा बनाना है कि जिससे कलते हर एक पर्सन उसको कलते अगर समझना करना चाहे या यूज करना चाहे तो उसके हिसाब से वो कर सके। तो रिलायबिलिटीज के हिसाब से करना है जितने और इफिशिएंसीज। कुछ सॉफ्टवेयर को आपको इस तरह के प्रकार बनाना चाहिए कि कहते वो आपके सिस्टम में कंपेटेबल हो, आपके सिस्टम उसको रीड कर सके, आपका सिस्टम उसको कहते जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं टास्क, उसको बड़ी बहुत इजीली उसको आपको परफॉर्म करने के लिए इजाजत दे दे। इफिशिएंटली मैनर्स में होना चाहिए। पोर्टेबिलिटीज होती है कि कहते आप इजी टू कैरी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आप उसको ले जा सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास एजुकेशन फाइल होना चाहिए। तो वो पोर्टेबिलिटीज होती है, उसके लिए आपके पास एजुकेशन फाइल होगा, एजुकेशन फाइल्स आप करते आप डायरेक्टली अपने सिस्टम से उठा करके किसी और के सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहे तो पोर्टेबिलिटी माने आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बस आपके पास उस सॉफ्टवेयर का एजुकेशन फाइल होना चाहिए, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेंटेनेबिलिटी की उसको इजिली हम मेंटेन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटेंजिबिलिटीज, डेवलपबिलिटीज, मॉडिफाइबिलिटीज, यूजेबिलिटीज, रिलायबिलिटीज, इफिशिएंसीज और पोर्टेबिलिटीज एंड मेंटेबिलिटीज। ठीक है। सब में एबिलिटीज इसलिए लिखा है कि कलते ये इस चीज को कलते परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको एबिलिटीज लिखा हुआ है। एबिलिटीज जो भी है आप लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे सिस्टम से, मतलब कहने का मतलब विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कोई काम ही नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हार्डवेयर है, अभी मैंने क्या आपको लोग को बोला है कि हार्डवेयर जब तक वर्क नहीं करेगा, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट नहीं किया जाएगा, सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा। तो सॉफ्टवेयर का जो पहला पार्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर का सबसे मेन टाइप्स होता है, जिसके अंदर जितने भी इनिशियल सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इसके अंदर डाले जाएंगे कि इससे सिस्टम रन हो, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, वो एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, उसमें मैं मूवी चलाना चाहूँ वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि नेसेसरी होता है एक सिस्टम को रन करने के लिए, और वो पूरा कंट्रोल और सुपरवाइज और मेंटेन करके रखता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स को। वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। और किसी भी सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट। किसी भी सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेदर देन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम्स और यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे सिस्टम्स को रन करने और उसे ऑपरेट करने में हेल्प करें, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका विंडो, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका विंडो है या मैकबुक का है,
या आप कहे कि एंड्रॉयड आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उससे क्या है कि पूरा का पूरा सिस्टम ऑपरेट किया जा सकता है, कि उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट किया जा सकता है। उसको क्या कहेंगे हम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होता है कि आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको रन करने के लिए, कुछ चीजों को रन करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सॉन्ग को प्ले करना है, तो मुझे उसके लिए, या एक वीडियो को देखना है, तो मुझे उसके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस चाहिए, GUI चाहिए। वो मेरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। या अगर मेरे को कोई गाना प्ले करना है, तो उसके लिए मेरे को कहते साउंड ड्राइवर चाहिए, तो जो कि रन करने में हेल्प कर, ठीक है, साउंड को रन करने में हेल्प कर रहा है, तो वो हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा हो गया यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करता है टू ऑपरेट करने में पूरे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम्स को, और हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, सारे चीज को वो कंट्रोल करके रखता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है कि जो परफॉर्म करना है टास्क, उसके लिए मेन ड्राइविंग करने के लिए, उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की नीड है, वो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की नीड है, उसको कल से इंस्टॉल करना, वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम जनरल पर्पस एप्लीकेशंस भी बोलेंगे। जनरल पर्पस एप्लीकेशन जैसे कि कोई भी हो गया, आपको नोट्स हो गए, ये जनरल हो गया, जनरल पर्पस एप्लीकेशंस हो गया। या आप VLC मीडिया प्लेयर, जनरल पर्पस हो गया। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जो कि एक परफॉर्म तो करेंगे स्पेसिफिक टास्क, बट आपके पास कुछ ही जो कि इम्पोर्टेंट चीज है, वो अपना जनरल ही करते हैं, जो काम करने का होता है वही करेंगे। जैसे कि हमारे सिस्टम्स में नोट्स होता है, नोट पैड होता है, वर्ड पैड होते हैं, ये क्या है, जनरल पर्पज है। इसमें हम करते परफॉर्म तो करते हैं, बट क्या है कि एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म, बट उतने बड़े मायने में नहीं करते। या पेंट सॉफ्टवेयर, वो क्या है, अपना जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में दो तरह के टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर हो गए। पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जो कि सुपरवाइज भी वही करेगा, कंट्रोल भी वही करेगा, मेंटेन भी वही करेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही करते वो करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करते उस चीज को कंप्लीट करेगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स हो गए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग ऑपरेट करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हेल्प जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप किसी का भी लीजिए, मैक OS का ले लीजिए, विंडो ले लीजिए, या आप कहते उबोंटो ले लीजिए, लाइनेक्स ले लीजिए, सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हो जाएंगे जो कि कहते किसी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो बेसिक ड्राइवर्स हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, वो चाहिए उसको रन करने के लिए, तो उसे क्या करेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, ये टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अब थोड़ा सा और जानेंगे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड मैनेज्ड बाय, डिजाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डिजाइन एंड मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म्स बाय रनिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने अभी जस्ट ही बताया कि ये क्या करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड होगा, हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। उसको वो मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा कि आपको जो, आपने जो इंस्ट्रक्शन मुझे दिया है, उस इंस्ट्रक्शन को मेरे को कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम हो जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जैसे दो पार्ट्स जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस इज अ प्रोवाइड द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज द प्लेटफॉर्म फॉर अदर्स, अदर सॉफ्टवेयर। मतलब ये सिंपली याद रखिएगा इसको ज्यादा, कि ऑपरेटिंग नाम से आपको क्या है, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना। सिस्टम में कोई भी फंक्शंस रन करने होंगे, तो सिस्टम में
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। ये क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है हार्डवेयर से, उसको वो क्या है कि अपने पास लेता है, और फिर वो डिवीजन फैक्टर्स में डिफरेंट, जिसका काम जिसको सौंपना है उस काम को उस कंपोनेंट्स के पास भेज देता है, और फिर वो उसको रन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या पूरी तरह से पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास लिखा गया है, विंडो है, लिनक्स है और मैकबुक है। ठीक है, ये आपका क्या है, मैक ओएस जिसको हम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे में क्या बताया, डिवाइस ड्राइवर बताया है। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो कि कम्युनिकेट करता है किसको, एक प्रिपरल प्रिपरल डिवाइसेस को, लाइक अ प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉनिटर। सिंपल याद रखेगा कि डिवाइस ड्राइवर वो ड्राइवर्स होते हैं जो कि किसी सॉफ्टवेयर को, किसी माने किसी भी अदर डिवाइसेस को रन करने के लिए, वो किसी डिवाइसेस को हो या किसी भी कलते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो नेसेसरी पार्ट्स होते हैं, नेसेसरी सॉफ्टवेयर है, उसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे को साउंड चलाना है, तो साउंड के लिए मेरे को क्या चाहिए, अगर मेरे पास साउंड ड्राइवर नहीं हो, अगर मेरे को कोई भी म्यूजिक चलाना है, तो उसके बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, साउंड ड्राइवर होना चाहिए, ताकि कलते इसकी जो मैंने जो गाना चलाया है वो इसमें प्रॉपरली गाना बजे, उस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए। अब जैसे कि एक और एग्जांपल आपके सामने रहता हूँ, अगर मेरे पास वीडियो है या मूवी है, वो मैंने ओपन किया है, ओपन करूंगा तो फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास इमेज, उसका प्रॉपर ग्राफिक होना चाहिए, प्रॉपर ग्राफिक होना चाहिए। और दूसरा, प्रॉपर ग्राफिक हो के साथ साथ क्या होना चाहिए मेरे पास सारी की सारी चीजें मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ मेरे पास क्या होना चाहिए, उसके साउंड ड्राइवर होना चाहिए, ताकि वो वर्क कर पाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है। अब हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये मेंटेन करता है, ऑप्टिमाइज करता है परफॉर्मेंस को। जैसे कि हमारा टास्क मैनेजर, जो हमारे सिस्टम में जो टास्क मैनेजर होता है, वो क्या है बताओ, वो एक्चुअली में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वो वो देखता है कि कितना भी जो वर्क हो रहा है वो किस बेस से हो रहा है, और कैसे उसको करते प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए। तो ये टास्क मैनेजर क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये पूरी तरह से मेंटेन करके रखता है, और जो चीजें हमारे कैसे, हमारे जो भी सिस्टम है हमारा कैसे परफॉर्म करेगा, और किस तरीके से उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है, कैसे यूज करना है, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं उसको प्रॉपरली उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर सके, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कर सकता है। जैसे कि डिस्क क्लीनर हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, फाइल मैनेजमेंट टूल्स हो गए, ये क्या है, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनर क्या होता है, डिस्क क्लीनर वो होता है जितने भी करते, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क होता है, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, जब वो रन करता है, तो जितने जो हार्ड डिस्क जब रन करता है, तो देखोगे कि कहते हैं उसमें उसको रन करने के लिए हमें कहते हैं सारी चीजें होनी चाहिए हमारे पास। उसका बर्नर होना चाहिए, ताकि वो सीडी को बर्न कर सके। फिर हमें कहते उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए। सीडी रोम का कहते आपके पास कहते ड्राइवर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या है, यूटिलिटी ही सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो डिस्क क्लीनर्स भी एक है कि जितने भी जो परफॉर्मेंस है, जो भी सिस्टम में कहते रनिंग फाइल्स है, उसको क्लीन अप करता है, ताकि कहते आपको सिस्टम को स्पेस मिले और सिस्टम हैंग आउट ना हो, और वो प्रॉपरली वर्क करे। तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज आगे आ जाते हैं हम, हाउ टू सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। ये आर्किटेक्चर ये इसका आर्किटेक्चर बनाया है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या, एक यूजर ने ए लिखने के लिए बोला है। ठीक है, सिस्टम में करते यूजर ने हार्डवेयर के थ्रू, माने कीबोर्ड के थ्रू उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, तब वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, देखेगा कि ए है क्या। ठीक है, तो उसने देखा कि ए तो क्या है कि अल्फाबेट्स है। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, इसको भेज देगा किसके पास, ALU के पास। किसके पास भेज देगा, ALU। ALU क्या करेगा, ये इसको
इस ए को कन्वर्ट कर देगा, ये तो कहते हैं अल्फाबेटिक पार्ट है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन कोड में। मशीन कोड में मतलब बाइनरी कोड्स में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। और बाइनरी कोड में जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब सीपीयू के पास आया, तो सीपीयू में कहते जो विंडो है उसके अनुसार, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अनुसार वो ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आया और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या कर दिया, डिवाइस ड्राइवर को भेज दिया कि भाई मेरे को कीबोर्ड के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन आया है, अब आप इसको देखो, इसको कैसे आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद उसने ये फाइंड आउट किया कि क्या कैसे प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस करने के बाद वो डिवाइस मैनेजर के पास भेज देता है। डिवाइस मैनेजर देख लेता है कि कौन से ड्राइवर से, किस ड्राइवर से आया है वो पार्ट्स, एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसके पास आउटपुट भेज देता है, हार्डवेयर को भेज देता है कि आप अब इस चीज को वर्क करो। ठीक है, तो यही होता है। तो यूजर ने क्या किया, यूजर ने अपना कमांड देगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको फिर डिवाइस ड्राइवर को भेज देगा कि क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है इसको वर्क करने में लिए, एंड देन वो फाइनली आपके पास रिप्रेजेंट कर देगा, माने एक यूजर के पास रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क करता है, स्पेसिफिक टास्क करेगा। स्पेसिफिक टास्क का मतलब क्या है, अगर मैं मेरे को डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करूंगा। है, ऐसा तो नहीं है कि मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर में गलत डॉक्यूमेंट बना सकूं, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यही है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होंगे जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, आप जो इसका एग्जांपल, काफी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि आप, अगर मैं एक एग्जांपल और भी दे, जैसे आजकल के समय में जैसे पबजी गेम है, तो गेम, वो पबजी गेम है, तो उसमें से मैं गेमिंग कर सकता हूँ। उसमें ये क्या, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता हूँ, या कोई कहते मूवी नहीं चला सकता हूँ, तो वो एक एक गेम है, उस गेम में मैं सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता। तो वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कहते मोस्टली इंस्टीट्यूशंस में यूज होते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट बना रहे हो, या एक्सेल के में काम कर रहे हो, या कैलकुलेशंस बेसिस पे, तो वो जिससे प्रोडक्टिविटी पता चलता है कि कितनी परफॉर्मेंस है, वो बताएगा उसको प्रोडक्टिव। बट ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया गया है जो कि पैकेज होता है, गूगल डॉक्स दिया हुआ है, एडोब फोटोशॉप दिया हुआ है। ये क्या चीज है, ये आपके पास सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर में आपके पास जो जिसमें आप इंटरनेट ब्राउज करते हो, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर से। मीडिया प्लेयर्स में वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, ये सारे आपके क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये आपको एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी और इंस्टॉल करने के लिए भी सबसे पहले आपको इससे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर से अप्रूवल लेना होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको अप्रूव करेगा, तभी ये आगे इंस्टॉल्ड होगा और तभी वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सिस्टम कंपेटेबल नहीं है, अगर मेरे को आपका सिस्टम कंपेटेबल नहीं है, तो और वो आप हैवी सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाल रहे हो, तो वो डायरेक्टली बता देगा कि ये सॉफ्टवेयर इस सिस्टम में कंपेटेबल नहीं है, आप इसको इंस्टॉल नहीं होगा, और इसमें ये एरर है, ये प्रॉब्लम है, ये इंस्टॉल होने नहीं देगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंड। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर ने उसको अप्रूवल नहीं दिया होगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे पहला अप्रूवल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर देता है, एंड देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देता है, ताकि दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर अप्रूवल मिल जाता है, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेगा। ठीक है,
आगे चलते हैं हम कंपैरिजन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अभी सिंपल आपके पास तो सारी चीजें दी गई है। ठीक है, अभी तभी भी आप देख लीजिए इसमें। हाँ, सिस्टम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या करता है, परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क करता है, मैंने बताया आपको। ये क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर, मैनेज एंड कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, साथ ही साथ जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको रन कर। ठीक है, ये परफॉर्म करता है, याद करना, ये परफॉर्म करना और रन करने में दोनों में फर्क होता है। परफॉर्म करना वर्क करना हुआ, और उसको अगर रन करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है कि एग्जाम्पल में आपको बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ये सब। अब क्या है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द यूजर्स एंड यूज टू कैरी आउट द टास्क। मतलब कहता है कि ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है यूजर्स, और यूजर जो टास्क परफॉर्म करना चाहता है वो करते डायरेक्शंस देता है टू वर्क इट। ठीक है, और ये इनडायरेक्टली इंटेक्शंस होता है, इनडायरेक्टली वे में करता है। ये डायरेक्टली आपके सामने नहीं आएगा कि मैं इस सॉफ्टवेयर में काम करना चाहता हूँ और मेरे को करते परफॉर्म कर, नहीं। ये इनडायरेक्टली मैनर में आपको हेल्प करेगा कोई काम को फंक्शन, कोई काम को परफॉर्म करने में। मतलब ये सिंपली एक चीज बताऊं कि मेरे को अगर कोई काम करना है, किसी यूजर को कोई काम करना है, तो वो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हेल्प लेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन तो करेगा, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेगा। मगर जो बैकएंड में काम कर रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। ठीक है, डिपेंडेंसीज के अगर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हरदम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड रहेगा, याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड रहेगा रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, या उसको इंस्टॉल करने के लिए भी उसको ये रहेगी। अब ये है, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप लोग इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को रेगुलरली, इसमें क्या है कि आपको अपडेशंस, कंटिन्यूसली अपडेशंस आएंगी, कंटिन्यूसली अपडेट आती रहती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आती है। इसमें क्या है कि आप अपना जो भी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और बाकी के सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे की सारी चीजें ओन माइंडेड करता है, मतलब जो हमारा सिर्फ इंस्ट्रक्शन डालना होता है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो अपना सारा काम कर देता है। अ, उसको बस कहते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वो सपोर्ट करता है ताकि वो सारी की सारी चीजें रन कर ले। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें कोई एरर आ जाता है, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एरर आ जाता है, तो हम उसको बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप अगर मान लो कि काम करते करते स्टक हो गया, तो हम डायरेक्टली रिस्टार्ट किया, दोबारा से रीओपन कर लिया, तो वो आ जाएगा। बस सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर आ जाता है, देन वो देन वो हमारे बस की बात है, एक यूजर की बस की बात नहीं है उसको रिजॉल्व करे। वो बैकएंड और एक प्रॉपर ड्राइवर से ही वो करते सॉल्व हो आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंसेस था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कंपाइलर। कंपाइलर क्या हो, कंपाइलर, सबसे पहले हम जानेंगे कंपाइलर होता क्या है। कंपाइलर, ये क्या कंपाइलर, सबसे अगर एक इजिएस्ट लैंग्वेज में बोलूं तो कंपाइलर ही एक्चुअल में सारे के सारे काम करते हैं। वो क्या करता है कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जो भी कोड दिया गया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर राइट करता है। ठीक है, मतलब ट्रांसलेट करता है। यहाँ पे आपके पास लिखा भी हुआ है कि अ कंपाइलर, लिखा भी हुआ है कि अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल सोर्स कोड रिटन इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम पहले समझते हैं कि कंपाइलर होता क्या है। मान लीजिए कि कल मैंने जावा में कोई कोड लिखा, और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड लिखा, और मैं चाहता हूँ उसको एग्जीक्यूट करना है, या मैं कोई भी काम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो वो क्या है, कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है सिस्टम को, क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो सही है या गलत है। तो वो कंपाइलर का काम होता है, द वट एवर द स्टेटमेंट और वट एवर द कमांड द गिवन बाय द यूजर्स, दैट इट विल बी अ करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर इनकरेक्ट है या
फंक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो डायरेक्टली करते आपको इंडिकेट करेगा कंपाइलर कि ये प्रोग्राम इस तरह से काम नहीं कर रहा है, आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए। अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो आपको सिंपली इसमें एरर आएगा और आपका आउटपुट भी रॉन्ग आएगा। तो ये सबसे बड़ा चीज है। तो ये हमारा कंपाइलर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। साथ ही में साथ ये एरर को फाइंड आउट कर, जो क्या एरर है। अगर मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिखा संजीव, ठीक है, संजीव लिखा, और मैंने टी एच, संजीव टी एच लिखा। अब मैं मानता हूं कि मेरा जो कोड है, मैं लिखना चाहता हूँ ठाकुर, बगैर संजीव टी एच लिखा गया है। तो ये करते ये इंडिकेशंस देगा कि आपने जो पहले जो कोड डाला है वो संजीव ठाकुर नाम से डाला है, बट आपका जो अभी का कोड है वो संजीव टी एच नाम से है। इट मीन्स आप इसको चेक कर लीजिए कि ये आपका कोड सही है या गलत है। अगर आपके हिसाब से अगर कोड सही है, देन आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो संजीव टी एच नाम से आएगा, ना कि संजीव ठाकुर नाम से आएगा। तो ये एरर को भी फाइंड आउट करता है, एरर को भी हैंडल करता है और आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन देता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कंपाइलर का काम होता है। तो कंपाइलर क्या करता है, जितने भी हाई लेवल रिसोर्सेज कोड है उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली रन कर सके। ठीक है। अब देखो कंपाइलर में एक चीज की और प्रॉब्लम है कि कंपाइलर जो है वो आपको जो पूरा, मतलब जो भी आपने कमांड लिखा है, जो कि कमांड लिखा है वो पूरा कमांड को एक ही बार ही चेक करता है और एग्जीक्यूट करता है। मतलब उसके पास ऐसा नहीं है कि करते वो एक बार पूरा लिया और उसको चेक करना शुरू कर दिया, एंड देन अगर एरर आया तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है। और फिर उसको आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है। तो ये होता है कंपाइलर का। इसके कुछ कंपाइलर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। पहला है ट्रांसलेशन ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि ये जितने भी एंटायर कोड्स लिखे होंगे, जो भी कोड्स लिखे होंगे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको क्या करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि एक अक्षर को उठाएगा रन करेगा, एक अक्षर को उठाएगा चेक करेगा, नहीं। आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम को उठा लिया और इसको चेक करने के लिए भेज दिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया किस पे, किसमें कर दिया, मशीन कोड में कर दिया। और मशीन कोड कौन से होता है, बाइट कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम 0 और 1 कहते हैं, उस कोड में भेज दिया एंड आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रांसलेट करता है एंटायर प्रोग्राम को, नॉट सिंगल सिंगल। आपको आगे पढ़ेंगे, हम इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आप इजली समझ लोगे कि एंटायर प्रोग्राम मैंने कंपाइलर में क्यों कहा। ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम्स को पूरा ले लिया जाता है और उसको रन कर दिया जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस होता है। कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस होता है कि इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जैसे लेक्सल एनालिसिस होता है, सिंटेक्स एनालिसिस होता है, सिमेंटिक एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन। मतलब इसमें क्या है कि जो आपने कोड्स लिखे हैं उस कोड्स को चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर सिंटेक्स में है कि नहीं है। अगर मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहा हूँ तो वो प्रॉपरली है या नहीं है, प्रॉपरली करते जो कोडिंग का क्राइटेरियाज है उस में है कि नहीं है। तो वो सारा सारा काम, पूरा का पूरा चीज चेक करता है, सेवरल स्टेजेस में वो चेक करता है। तो उसको क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस है। ठीक है। थर्ड आते हैं हम, एरर हैंडलिंग। थर्ड क्या है हमारा, एरर हैंडलिंग। इसमें क्या है कि एरर, कोई भी कंपाइलर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है एंड रिपोर्ट एरर ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। जब वो ट्रांसलेट करता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है तो उसको आइडेंटिफाई करता है, प्रॉब्लम्स को अगर वो पहले तो पूरा कोड्स को देखेगा, उसमें देखेगा कि करते कहीं एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर पाया जाता है तो इमिडिएटली करते उस एरर को क्या कर देगा, रिपोर्ट करेगा, और रिपोर्ट करेगा और देन उसको करते रिपोर्ट करने के बाद उसको बोलेगा कि भैया आप चेंज कर लो। अगर नहीं चेंज करते तो आउटपुट हमें नहीं पता भैया, एरर आएगा, तो हमें नहीं बताना, फिर ये मत बोलना कि करते हमारी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो एरर हैंडलिंग में कंपाइलर का सबसे बड़ा वो होता है। एजुकेशन स्पीड ज्यादा होती है। एजुकेशन की स्पीड ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि
क्योंकि एक सिंपली बात में बोलूं कि इंटरप्रेटर एक लाइन बाय लाइन को करते वो करता है, बट ये एक पूरे एंटायर प्रोग्राम को एक ही बारे में एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए इसकी स्पीड मच बेटर देन द इंटरप्रेटर होती है। ठीक है, तो ये हमारा कंपाइलर कंपाइलर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस में सबसे बड़ा तो एडवांटेज की फास्टेस्ट है, ये फास्टर है। ट्रांसलेटर क्या है, ये कंपाइलर क्या है, ये फास्टेस्ट है। ये एग्जीक्यूट करने में बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर देता है, बहुत जल्दी ही चीजें कर देता है। इसको बस प्रोग्राम की जरूरत है, प्रोग्राम को रन करना कोई इसके बाएं हाथ का खेल है। दूसरा है क्या है कि एरर डिटेक्शन, वो इजीली फाइंड आउट कर देता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीजें आ रही हैं, वो बता सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन टाइम है। मतलब ये थोड़ी सी कुछ चीजें में क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग कहेंगे, कि जैसे कोई बहुत बड़ा लार्ज प्रोग्राम है, ऐसे तो इंटरप्रेटर के मामले में वो बहुत जल्दी कर देगा, मगर कभी कभार क्या है कि ये कॉम्प्लिकेशन टाइम है, कभी कभार की कुछ कुछ वर्ड्स कुछ कुछ में वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के हिसाब से काम करता है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये डिपेंडेंस होता है। सबसे बड़ी बात है क्या है? ये आपका डिपेंडेंस होता है। ये ये किसी न किसी चीज पे डिपेंड होगा। ये मतलब किस पे डिपेंड होगा? अगर मान लो किस पे डिपेंड होगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड होगा। अगर जो कोड्स है, ऐसा नहीं है कि करते किसी में भी रन कर दिया जाएगा। अगर मैं जावा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहा हूँ तो मैं जावा के कोड्स के हिसाब से लिखूंगा, और अगर मैं सी प्लस प्लस का लिख रहा हूँ तो सी प्लस प्लस के हिसाब से लिखूंगा। या मैं अपना नेट अगर मैं उसका पाइथन का लिख रहा हूँ तो पाइथन के हिसाब से लिखूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कहते हैं परफॉर्मेंस जो कि है वो मैं डिपेंड रहेगा। कंपाइलर क्या है कि डिपेंड रहेगा, कोई भी परफॉर्मेंस करने से पहले उसको कहते हैं वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये कंपाइलर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंटरप्रेटर की। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि कहते कंपाइलर जो था वो कंपाइलर जो था उसने क्या किया कि वो वो क्या करता था, रन जो करता था, वो जो जो भी सॉफ्टवेयर जो रन करता था, वो और जो भी एजुकेशन फाइल को रन करता था वो किस में करता था, पूरा एंटायर प्रोग्राम को एक ही बार में कर देता था। मगर इंटरप्रेटर क्या है, ये कोई भी प्रोग्राम को या कोई भी चीज को एग्जीक्यूट या ट्रांसलेट करता है या एग्जीक्यूट करता है किसमें, एक एक करके, मतलब लाइन बाय लाइन करता है। तो इसमें क्या होगा, फास्टर जो भी करते, जो भी है कंपैरिजन ऑफ कंपाइलर, ये स्लोली काम करेगा। ठीक है, ये बहुत धीरे से काम करेगा। तो इसमें सिंपली इंटरप्रेटर में आपको याद रखना है कि इंटरप्रेटर में क्या है कि वो जो भी ट्रांसलेशन होता है या कोई भी करते एजुकेशन होती है फाइल्स को, वो लाइन बाय लाइन करता है इंटरप्रेटर में। बट कंपाइलर में क्या होता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ ले लिया जाता है और उसको रन कर दिया जाता है। और जितनी जल्दी करते कंपाइलर काम कर सकता है उतनी जल्दी इंटरप्रेटर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। ये है कि लाइन बाय लाइन, आपको मैंने जस्ट बताया कि ये लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नो आउटपुट फाइल, अनलाइक द कंपाइलर इंटरप्रेटर डोंट जनरेट इंटरमीडिएट एंड मशीन कोड फाइल्स। अभी क्या है कि आपको भी पता है कि जो भी है, हम अगर सबसे पहली बात है मशीन कोड में, हमारे जो सिस्टम है किसमें, मशीन कोड को ही समझता है। मतलब हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं समझता है। उसी को करते रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही करते उसको कन्वर्ट करता है। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलूंगा तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, या आपके जो इनसाइड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं सॉफ्टवेयर, वो उनकी हेल्प करती है होता है किसी चीज को आउटपुट को जनरेट करने के लिए। तो ये है कि इंटरप्रेटर सिंपल है कि वो लाइन बाय लाइन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मगर आउटपुट फाइल्स को जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एरर हैंडलिंग। इसमें भी है सेम, एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, बट धीरे धीरे जो भी है वो अपना फाइल को पॉइंट को देखना, इसमें ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, वो लाइन बाय लाइन होता है सेम एज अ कंपाइलर। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज कौन सा है, पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, रबीज हो गया, रूबी हो गया, सॉरी, मैटलैब हो गया। आजकल के समय में बहुत मैटलैब का बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है।
क्योंकि ये मैथमेटिक्स, ये मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन का करते हैं, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। उसका उसी का एक बोलते हैं ना, सब्स्टिट्यूट है मैथलैब। तो ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है। एडवांटेज में क्या है, इमीडिएट एजुकेशन हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। अभी हमने क्या देखा, कंपाइलर में क्या था, कंपाइलर में ये इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंसी था पे था। बट यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस है। मतलब क्या है कि जो भी इंटरप्रेटर ने जो भी कोड आया है या फ्रॉम द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, उसको वो रन करने कर सकता है। वो डिपेंडेंट नहीं, वो जो उसके पास कोड है वो उसको वो रन कर सकता है। मगर कंपाइलर के पास क्या है, उसके पास डिपेंडेंट रहता है, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट रहता है, या किसी चीज करते, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट रहता है, ताकि उसको रन करने के लिए चाहिए। ठीक है, ये होता है। बाकी चीजें होती है। अब एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको दो ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। सबसे पहला है कंपाइलर की, कंपाइलर सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा होता है एजुकेशन फाइल। ये दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कंपाइलर ही करते, यही डिसाइड करता है, यही प्रोग्राम को चेकिंग और हैंडलिंग करता है। और ये एजुकेशन फाइल है, उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प, यहाँ पे चेकिंग करना, सब कुछ करना, फाइनल हाँ कि ठीक है गलत है, ये एरर पूरा फाइंड आउट किया, और फिर इसी को एग्जीक्यूट करने में एजुकेशन फाइल की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सिंपली क्या है, कंपाइलर एंड एजुकेशन फाइल्स दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। बट इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरप्रेटर किसी किसी केसेस में होता है जहाँ पे वो रन किया जा सकता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम असेंबलर। असेंबलर कौन सा होता है, असेंबलर एक तरह का प्रोग्राम है। वो क्या करता है, जो ये क्या करता है, जो भी असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज कोड है, जिसको हम लो लैंग्वेज भी कह सकते हैं, उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और जो मशीन कोड्स में जिसको बोल देंगे, मशीन कोड्स में करके उसको कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कोई कमांड लिखा, जैसे मैंने छोटा सा ही कोई भी कमांड लिखा, तो मैंने बाइनरी फॉर्म्स में, मैंने एक तो नॉर्मल फॉर्म्स में लिखा, तो वो कन्वर्ट हुआ, बाइनरी फॉर्म्स में कन्वर्ट हुआ, और बाइनरी फॉर्म्स के बाद वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में जाएगा। तो थ्रू द असेंबलर उसको करते, वो कन्वर्ट करेगा, थ्रू द कन्वर्ट वो लो लेवल लैंग्वेज, मतलब जिसको करते मशीन लैंग्वेज भी बोलेंगे, उसको कन्वर्ट कर देगा किस कोड में, जो कि पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज में हो। ठीक है। जैसे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैंने सिंपली एक लिखा कि ए, ठीक है ए, तो ये जो बाइट कोड ये है लो लेवल लैंग्वेज ने क्या किया, इसी को मशीन मशीन लैंग्वेज भी कहा जा सकता है, या मशीन कोड भी कहा जा सकता है, लो लेवल लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज ने इसको यहाँ से उठाया और सिंपली असेंबल्ड किया, सारी सारी चीजों असेंबल्ड करके उसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस में, कन्वर्ट कर दिया हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर दिया, ताकि हम उसको पढ़ सके और उसको वर्क कर सके। ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज होती है, तो लो लेवल लैंग्वेज क्लोजर टू द मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है कि आपको याद रखना होगा कि असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर कौन होता है, असेंबलर एक तरह का कन्वर्टर होता है जो कि कन्वर्ट करता है असेंबली कोड्स को एक मशीन लैंग्वेज, बस असेंबली कोड्स को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है टू मशीन लैंग्वेज, ये होता है। ठीक है। अब इसमें क्या 1 बाय 1 मैपिंग होता है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक्स होता है, बहुत सारे एग्जांपल लिखे, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। कुछ चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रांसलेशन और असेंबली कोड, ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड्स, सीपीयू कैन बी एग्जीक्यूट, जो भी करते आपको जो आपने कोड्स दिया है, जो भी असेंबल्ड कर कोड्स को असेंबल्ड करता है और उसको फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है, और मशीन कोड उसको फिर आगे हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्शन करके आपके पास रिपोर्ट जनरेट कर देता है। 1 बाय 1 मैपिंग होती है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक्स होता है। ठीक है। एडवांटेज में क्या है कि हाईली इफिशिएंट कोड्स होते हैं, प्रिसाइज कंट्रोल होता है कॉम्प्लेक्सिटी और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। ठीक है। तो असेंबली में ये है।
अब इन तीनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इनपुट लैंग्वेज। अब इसमें कंपाइलर में इनपुट लैंग्वेज कहाँ से, मैंने कहाँ से इनपुट दिया जाएगा, तो किसके द्वारा दिया जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा। इसमें भी इंटरप्रेटर में भी किसके द्वारा दिया जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा। बट असेंबलर में किसके द्वारा दिया जाएगा, असेंबली लैंग्वेज के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेट प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेट प्रोसेस में ट्रांसलेट ये क्या करता है, एंटायर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन को करता है, एग्जीक्यूट करता है, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन को करता है। और ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसलेट किसको करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जीक्यूशन। ये प्रोड्यूस सेपरेट मशीन कोड फाइल द एग्जीक्यूटेबल। मैंने जस्ट बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक कंपाइलर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और दूसरा एजुकेशन फाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, जो भी मशीन कोड्स है उसको कल कंपाइलर ने पहले चेक किया, फिर इसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या है, एग्जीक्यूट कोड डायरेक्टली विदाउट जनरेटिंग द मशीन कोड। मतलब इसमें मशीन कोड की जरूरत पड़ती है टू प्रोड्यूस करने के लिए, मगर यहाँ पे मशीन कोड की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट कर सकता है इंटरप्रेटर में। और यहाँ पे प्रोड्यूस बाय मशीन कोड फाइल। और यहाँ पे क्या है कि असेंबली में तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूस ही करता है क्या, मशीन कोड फाइल को। ठीक है, एरर डिटेक्शन क्या है, इसमें बिफोर एग्जीक्यूशन के एरर डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसमें कब करेगा, जब समय आएगा, मतलब काम करते समय अगर होगा उसी समय में वो डिटेक्ट कर लेगा। ये कब करेगा, जब आपने कोड लिख लिया, उससे जब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उससे पहले ही वो बता देगा कि गलती ये प्रॉब्लम आ रही है, और वो ड्यूरिंग द पीरियड ही आपको बताया जाएगा। और इसमें भी क्या है, आपका जो एजुकेशन से पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि असेंबली में ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये फास्टर होता है, ये कंपैरिजन स्लोवर होता है। और ये मशीन कोड फास्ट द मशीन कोड इन द डायरेक्टली एग्जीक्यूट इन द सीपीयू। इसमें क्या है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इतनी जरूरत नहीं होती है असेंबली लैंग्वेज में, डायरेक्टली करते असेंबली लैंग्वेज में क्या है कि असेंबल्ड कोड्स को करते मशीन कोड्स में कन्वर्ट किया, मतलब लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये चीज है। आगे आपके एग्जांपल्स में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी एंड पीएचपी, एंड इसमें x86 असेंबली, एआरएम असेंबली। ठीक है, ये इसके कंपैरिजन है। आगे चलते हैं हम कि करते सॉफ्टवेयर वर्क, मतलब आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोर्स कोड हो गया, सोर्स कोड हो गया। ठीक है, सोर्स कोड है, सोर्स कोड ने किसके पास भेजा, प्री प्रोसेसर के पास भेजा। प्री प्रोसेसर ने क्या किया, उसको देखा एंड देन उसको करते फैला दिया। ठीक है, फैला दिया, एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, फैलाने के बाद कंपाइलर ने उसको पूरी तरह से चेक किया, बहुत सारा चेक किया, ये देखा वो देखा, सारी चीजें देखी। उसने फिर क्या किया, उसको असेंबली कोड में भेज दिया, असेंबली कोड के द्वारा असेंबलर के पास भेज दिया। असेंबलर ने क्या किया, इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, लो लैंग्वेज लैंग्वेज से इसमें कर दिया, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन ऑब्जेक्ट कोड को, इसमें ऑब्जेक्ट कोड को डिसाइड हुआ, एंड देन लिंकर के पास आ गया। लिंकर कौन सा होता है, ये क्या करता है, जो ये सारे के सारे जो असेंबलर फाइल को कलेक्ट करेगा, सारे के सारे असेंबलर फाइल को कलेक्ट करके वो एक सिंगल एजुकेशनल एजुक्यूटेबल फाइल्स बना देगा। मतलब जितने भी असेंबलर फाइल्स होंगे, जितने भी मशीन कोड्स होंगे, सारे के सारे मशीन कोड को अपने पास ले आएगा और फिर उसको सिंगल एग्जीक्यूटिव फाइल बना देगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट कर देगा एक प्रॉपरली कोड्स में। तो ये एक स्ट्रक्चर्स होता है, ये एक स्ट्रक्चर्स होता है, एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में को रन करने के लिए। ठीक है, ये चीज होता है। चलिए आगे चलते हैं हम, कंपैरिजन ऑफ प्रोसेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जो कि हम बेस बोलेंगे दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, फंक्शंस पे काम करता है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फंक्शंस पे काम करता है। अब देखिए क्या है कि प्रोसीजर, कि वो प्रोसेस बाय प्रोसेस वो काम करेगा। मतलब तो एक स्टेप
कंप्लीट होगा तभी वो दूसरे स्टेप्स को परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि गलती वो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर चीजों पे काम करेगा। तो ये फंक्शंस बेस पे का एक प्रोसीजर बेस पे काम करेगा। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करके उस ऑब्जेक्ट्स पे डिफाइन करेगा। ठीक है। अभी क्या है, इसके अप्रोचेस क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम होता है। क्या होता है, टॉप टू बॉटम, मतलब पहले हायर, फिर लोअर, उससे नीचे, देन उससे नीचे, और ये क्या करेगा, बॉटम टू हाई होगा। क्या होगा, बॉटम टू हाई होगा। ठीक है। ये अप्रोचेस यूज किया जाता है। इसमें क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्राम में डाटा एंड फंक्शन आर सेपरेट। इसमें जो डाटा दिया जाता है और जो कि फंक्शंस होते हैं दोनों सेपरेट होते हैं। इसमें क्या होता है, डाटा और मेथड दोनों करते इन इनकैप्सुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के कलते डाट माने एक दूसरे के करीबी होते हैं। एक डाटा नहीं होगा तो मेथड किस मेथड से वो परफॉर्म करेगा, माने डिपेंडेबल होते हैं। एक तरह से याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा एंड मेथड दोनों एक दूसरे के कंपेयर, ये मतलब कनेक्टेड होते हैं, ताकि वो एक ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सके। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। इसके बाद क्या है, जो भी कोड्स होंगे, जो भी कोड होंगे उसको रीयूज कर सकते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग्स में। ठीक है। और इसमें भी रीयूज कर सकते हैं, बट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। इनहेरिटेंस और प्रोमेलिज्म को नहीं, मतलब कुछ चीजों को यूज नहीं कर सकते, बस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को ही यूज कर सकते हैं रीयूज। बट कुछ चीजों को हम रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंपल आप याद रखेंगे ना, कि कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कि वो कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, प्रोसीजरल प्रोग्राम कोई भी फंक्शंस हो उसको ऑपरेट करने के लिए, या कोई भी डाटा को ऑपरेट करने के लिए एक प्रोसीजर्स को करते फॉलो अप किया जाता है, उसी को हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगा, एक पर्टिकुलर क्लास पे काम करेगा टू परफॉर्म करने के लिए। इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ आपका फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और डाटा तो रहता ही है, बट डाटा एंड फंक्शन दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है। आगे चलते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है। तो एक मिनट होल्ड रखिएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे।